अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अहमद सिद्दीकी है। रोल नंबर 5 है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपको मैकेनिकल वाइब्रेशंस के बारे में बताऊँगा, उसके एप्लीकेशंस, उसके यूनिट्स, उसके डायमेंशंस, उसके मैटलैब कोड के बारे में बताऊँगा। तो सबसे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शॉक वाइब्रेशन का, हमारे स्लाइड का नाम है शॉक वाइब्रेशन, और इसके कंटेंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, इसका वाइब्रेशन होती क्या है, इसकी मैकेनिकल पैरामीटर्स होते क्या हैं, इसके मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है, उसको कहते हैं, वाइब्रेशन को हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं, उस सिग्नल की क्या क्या टाइप्स होती हैं, और टाइम सिग्नल डिस्क्रिप्टर्स के बारे में, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट देखेंगे हम। अब हम इसमें हम एक्सेलरेशन, और अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो बेसिक डेफिनेशन हम देखते हैं। एक है वाइब्रेशन और एक है ऑसिलेशन। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन असल में होती क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वाइब्रेशन असल में ऑसिलेशन की ऑसिलेशन की एक टाइप होती है। ये ना किसी भी वाइब्रेशन इज एन ऑसिलेशन वेयर इन द क्वांटिटी द पेरीमीटर डिफाइनिंग द मोशन ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम। ये भी किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की मोशन होती है जो कि ऑसिलेशन को डिफाइन करती है, और हम इसके अंदर वो देखते हैं, इसके पैरामीटर्स होते हैं मुख्तलिफ, उसको देखते हैं। मतलब कि और ऑसिलेशन क्या होती है, कोई भी मीन पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो अपनी मीन पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, किसी दूसरी पोजीशन पर आ गया, मतलब कि उस जगह से हिल गया, और उसमें कोई भी वेरिएशन हो सकते हैं, तो उसको हम ऑसिलेशंस कहते हैं। अब इसके ये मैग्नीट्यूड होती है, और ये टाइम के साथ डिफरेंट हो सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और इसका कोई रेफरेंस होता है जिसके बलबूते पर हम ये देखते हैं कि इसके कितनी ऑसिलेट किया है। और वाइब्रेशन भी इसी की किस्म आती है। फिर अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स क्या हैं। एक ये ट्रेन होती है, इसकी वजह से ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा, सफ़र किया होगा, उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाटर के अंदर होती हैं, ये एक मशीन उसके अंदर, कार के अंदर, और ये कोई भी कहते काम कर रहा होता है बंदा किसी भी मशीन पर, उसके अंदर वाइब्रेशन हो सकती हैं। अब इसकी मज़ीद आगे जा के देखते हैं, इस स्लाइड के स्किप करते हैं। अब अगली टाइप है हमारी, ये वाइब्रेशन की यूज़फुल एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। एक ये हमारे पास ये वाला बोर्ड होता है जो क्या कहते हैं, जिसके वजह से स्विमर कहते हैं जंप मारते हैं, और क्या कहते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, और इधर कहते हैं जंप करते तो वाइब्रेशन पैदा होती है इसके अंदर कोई भी। दूसरी एग्जांपल इसकी वाटर की है कि वाटर के अंदर हमने नेल्स डाले तो उसकी वजह से कोई वेव्स बनी है, वो भी वाइब्रेशन की एक टाइप है। तीसरी ये ड्रिलिंग मशीन है, जिससे कहते हैं ज़मीन पर होल्स किए जा रहे हैं, कोई भी पार्ट्स निकाले जा रहे हैं उसके अंदर, मिलिंग मशीन की मदद से या फिर ड्रिलिंग मशीन की वजह से। ये सारी वाइब्रेशन की टाइप। और आखिरी एग्जांपल इसकी है एक शेकर की, जिसकी वजह से हम सैंड को, कोई भी वाटर है इसके अंदर शेक करते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है। इसके अंदर हम आगे चल के देखते हैं, इसका स्लाइड को स्किप करते हैं, इसके अंदर एक थ्योरी है। अब अगली टाइप है हमारे पास, अगले हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं इसके अंदर वाइब्रेशंस के। इसके ना तीन तरह के पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ये देखें ये डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी पहले 0 पर था, अब इसके बाद हमने उसे डी पोजीशन पर कर दिया, तो जिसकी वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है स्प्रिंग ने। इसके अंदर इसका फार्मूला ये है फिजिकल टू के डी। इसके अंदर डी डिस्टेंस किया, और जो के है वो कहते हैं स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरी आती है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर इसे डैम्पर होता है, डैम्पर को इसने पुश किया, पहले 0 पर था, फिर इसके बाद इसने पुश किया, तो उसकी वजह से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पैदा हुई, और वेलोसिटी वी से, जबकि डैम्पिंग कांस्टेंट को हम सी से कहते हैं, और एफ जो है वो फोर्स है जो हमने उसके ऊपर लगाई है। बाकी ये तीसरी आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मास के रिलेटिव होती है, क्यों इसमें ना हम मास को फोर्स एक्सेलरेशन देते हैं, जिसकी वजह से एफ इजिकल टू एम है, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो हमारे पास वैलिड आता है। इसके ये अब हम क्या कहते हैं, ये मैकेनिकल पैरामीटर्स और कंपोनेंट था जिसका हमने जिक्र किया था। इसके अंदर तीन तरह के देखे हमने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम, उसके अंदर देखते हैं। अब ये देखें, ये कोई भी वेव है साइनोसाइडल, उसके अंदर ये मास हमने अटैच किया हुआ है एम, और स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास के। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये पूरा वेव एक टी पर उड़ती है, और जिसकी जो इक्वेशन है डी इजिकल टू डी साइन ओमेगा नॉट डी। ठीक है। अब इसके ऊपर जब भी मास क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो रहा है स्प्रिंग की वजह से, तो इसके पास वेव बन रही है। हमने उस वेव
वो कहते हैं शो करवाया है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व्स की मदद से। अब जो इसकी जो एक्सट्रीम है वो डी है, और जो एक्सट्रीम मतलब एम्पलीट्यूड जो है इसकी वो डी है, और जो पूरी एक वेव बनाती है वो एक टी टाइम पर डिस्टेंस पर बनाती है। अब इसकी दूसरी कर्व देखें डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी की, तो हम देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, असल में वो टाइम पीरियड का हाफ होती है, वो टाइम पीरियड का सॉरी रेसिप्रोकल होती है। उसके यूनिट्स हम देख सकते हैं, जो पीरियड है टाइम पीरियड का होता ही सेकंड्स है, बाकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके वो होती हाफ है उसकी, उसका यूनिट पर सेकंड होता है, और इसको हम हार्ट्स भी कहते हैं। और तीसरी चीज़ है वो आती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो हमने ऊपर देखी थी ओमेगा एन थी। ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई एफ एन फ्रीक्वेंसी और अंडर रूट के ओवर एम, वेयर के जो है हमारे पास वो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और एम जो है मास है। हमने देखा जब भी मास क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो रहा है अपनी मीन पोजीशन से, तो वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये फ्री वाइब्रेशन आ जाती है। फ्री वाइब्रेशन असल में होती क्या है कि हमने अगर एक दफ़ा उस पर फोर्स लगा दी तो वो मूव कर रही है, उसके बाद में हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एग्जांपल है, ये देखिए ये स्प्रिंग है, उसके ऊपर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये पहला मास है जिसके ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, इसकी वजह से ये दूसरे मास है जिसकी वजह से स्प्रिंग लगा हुआ है, और इसकी वजह से एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब हम इसके अंदर देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने जब इस इक्वेशन को इक्वेट किया, और इसमें हमने डैम्पिंग को नहीं लिया, हमने डैम्पिंग कांस्टेंट नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। अभी जो फ्री वाइब्रेशन होती है इसके अंदर डैम्पिंग नहीं होता इसके अंदर, इसलिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको हम। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसी साइनोसॉइडल वेव का हमने देखा था कि इसकी इक्वेशन के लिए डी इज इक्वल टू डी साइन ओमेगा एन टी, हमने इसका वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। और फिर हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से हमारे पास वेलोसिटी ये आ गई, और हमारे पास फिर एंड में नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ये वी की इक्वेशन है हमारे पास, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं हम। अब है हमारे पास मास एंड स्प्रिंग। अब फॉर एग्जांपल हमने पहले तो मास एक ही इस्तेमाल किया था, अब अगर हम मास को डबल कर दें, जैसे m1 है तो एक और m ऐड कर दें, तो जब हमने मास को ऐड किया एक इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास दो तरह की वेव्स आ गई। ये देख सकते हैं आप, ये पहली वाली जो वेव है डॉटेड फॉर्म में, ये वो थी जब एक मास था, अब वैसी वेव बन गई जिसकी वजह से हमारा मास डबल हो गया। अब जब हमने मास इंक्रीज़ किया तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई, मतलब पहले खुले खुले थी, अब पहले कम तंग थी, अब खुले खुले हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखें, इसके अंदर अगर हम डैम्पिंग को इंक्रीज़ करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो हमारे जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये देखें जब हमने डैम्पर 2 लगा दिए तो पहले वेव और थी, फिर इसके बाद हमने किया तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसी रही, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड था वो कम हो गया, मतलब कि जो हाइट थी वेव की वो कम हो गई। जब हमने डैम्पिंग इंक्रीज़ की तो जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गई, हाइट जो थी वो कम हो गई। एम्पलीट्यूड का नाम वही होता है वेव की हाइट। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व थी पिछली जो थी। अच्छा पिछली, अब पहले हमने फ्री वाइब्रेशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं फोर्स वाइब्रेशन। अब फोर्स वाइब्रेशन होती क्या है, अब हमने कोई बॉडी को फोर्स दी थी तो उसको फोर्स देनी पड़ रही है, फिर उसके बाद वो वाइब्रेट कर रहा है एक्सिस से। अब हमने ये कर्व देखी, इसके अंदर डैम्पर लगा दिया। अब जब भी ये फोर्स वाइब्रेशन होगी इसके अंदर डैम्पर ज़रूर होगा। देखिए फोर्स लग रही है इसके ऊपर और ये कर्व बना रहा है। ये दो कर्व्स हैं, एक मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी की, एक फेज फ्रीक्वेंसी की। ये मास है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, और ये सीधी लाइन जा रही थी, फिर कर्व आई, और फिर एंड में जाकर स्ट्रेट लाइन हो गई। ये इसकी इक्वेशन होती है फोर्स वाइब्रेशन की। इस केस के अंदर थोड़ा पीक आती है, अगर कहते हैं हम डैम्पर ना लगाएं तो इसके अंदर पीक आती है ज़्यादा बड़ी, लेकिन जब हमने डैम्पर लगाया तो वो पीक कम हो गई। मतलब कि जब हम डैम्पर लगाते हैं तो उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है। ये देख हमने पहले भी पढ़ा था, तो इसकी वजह से पीक कम हो गई और बिल्कुल आकर ज़ीरो हो गई अगर हम डैम्पर को बिल्कुल उस स्टेज पर ले आए। ठीक है, अब ये मतलब कि ये डैम्पर अगर ना लगाते तो फिर हमारे जो कर्व थी एम्पलीट्यूड था वो बढ़ता, लेकिन हमारे पास एम्पलीट्यूड कम हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हमने पहले तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा था, फिर ये देखें इसके अंदर दो मासेज आ गए। एक के अंदर जो डैम्पर था वो एक था, पहले जो मास है उसके साथ एक डैम्पर है, और जो दूसरा मास उसके साथ दो डैम्पर ऐड हो जाते हैं। फिर इसकी वजह से कर्व देखें, उसके अंदर सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो उसकी वजह से देखें पीक्स भी 2-3 ही आ रही हैं। मतलब कि अगर हम जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाएंगे और जितने हमारे पास डैम्पर बढ़ेंगे उतनी हमारे पास पीक्स आती जाएंगी एक किसी भी मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व की। और ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर, और ये भी फोर्स वाइब्रेशन की एग्जांपल है।
तो एक है पहले इंक्रीज़ हो रहा था, फिर एक और अगर पहले पीक आई, फिर उसके बाद दूसरी पीक आई और फिर डिक्रीज़ हो रहा है। और इस तरह अगर हम फेज़ फ्रीक्वेंसी कर्व देखें, फिर उसके अंदर भी इसी तरह का रिलेशन होता है, वो उसके अंदर डाउन जाती है, उसकी उसके जो ग्राफ है वो कर्व वो अलग होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सॉरी, ये स्लाइड, अब ये देखें, ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। पहले हमारे पास सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो हमारे पास देखें सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक डैम्पर लगा है, स्प्रिंग लगा हुआ है। ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, ये इसके अंदर स्प्रिंग, डैम्पर्स और बहुत सारी डायग्राम्स लगी हुई हैं। अब ये देखें, जब हमने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाया तो हमारे पास एक कर्व थी, एक पीक थी, और जब हमारे पास देखें एक स्प्रिंग और एक डैम्पर लगा हुआ है तो हमारे पास, और जबकि इसके अंदर बहुत सारे स्प्रिंग और डैम्पर लगे हुए हैं हमारे पास। अब जब हमने क्या कहते हैं इस पर स्प्रिंग लगाई, ये ऊपर नीचे हो रहा है, हर मास जो हो रहा है वो ऊपर नीचे अपनी ओरिजिनल हालत से ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से ना हमारे पास जो पीक्स है ना वो भी देखें कुछ ज़्यादा ही हैं। जबकि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर ना हमारे पीक है वो एक ही है, क्योंकि हमारे पास डैम्पर एक है, जबकि हमारे पास मास एक है और स्प्रिंग भी एक है। ये देखें, ये पहले स्ट्रेट लाइन चल रही थी, फिर इसके बाद ये पीक की तरफ आई और फिर आकर फिर से स्टेबल हो गई। जबकि दूसरी डायग्राम के अंदर बहुत सारी पीक्स थी, एक से ज़्यादा थी। ये देखें, ये एक पीक, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, फिर सो ऑन, पाँचवीं, छठी, सातवीं। ठीक है, इसके अंदर मासेस भी देख लें, ये क्योंकि जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने ज़्यादा हमारे पास पीक्स आएंगी। अब ये रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्स है, हमारे पास एक एग्जांपल है, ये कोई भी रोटर है, बेयरिंग है, फाउंडेशन है, हमारे पास कोई मैकेनिकल सिस्टम है हमारे पास मशीन का, उसके अंदर रोटर, बेयरिंग और फाउंडेशन लगा है, तो उस लिहाज से हमारे पास डैम्पर भी लगे हुए हैं, स्प्रिंग भी लगे हुए हैं। तो हमारे पास कुल कितने डैम्पर लगे हैं? 1 2 3 4 5, 5 लगे हुए हैं। तो हमारे पास उसी लिहाज से पीक्स भी बनेंगी। देखिए 5 ही बनी हुई हैं पीक्स। तो मतलब ये है कि जितना हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा सिस्टम का, जितने हमारे पास डैम्पर होंगे, जितने हमारे पास स्प्रिंग होंगे, उतने हमारे पास पीक्स बनेंगे किसी भी ग्राफ की। अब आगे चलते हैं हम फोर्सेस एंड वाइब्रेशन पर, कि फोर्सेस और वाइब्रेशन का क्या रिलेशन है। ये कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है, इसके ऊपर बेयरिंग लगा हुआ है, इसके ऊपर एक शाफ्ट लगी हुई है, तो उसके ऊपर शाफ्ट लगी हुई है और रोटेट हो रही है, टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है कि फोर्सेस कौन कौन सी हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या है और वाइब्रेशन क्या है। तो ये देखें, ये फोर्स है। अब ये फोर्स जो है, इसके फ्रीक्वेंसी की डायग्राम भी बनी हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट का भी बनी हुई है और इसकी वाइब्रेशन की बनी हुई है। अब हमने ये देखना है ये फोर्सेस की वजह से बनी है, इसकी क्या वजह है। तो हमने जब फोर्सेस की वजह देखी तो एक तो ये वजह है कि हमारा जो सिस्टम है वो इम्बैलेंस है। दूसरा ये कि हमारे सिस्टम में शॉक वेव्स हैं, फ्रिक्शन है और एक स्टिक्स हैं, मतलब आवाज़। बाकी जो दूसरे है वो सिस्टम रिस्पॉन्स है, कि हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स की कर्व क्या बनी है, कि मतलब हमारे सिस्टम ने कैसे रिस्पॉन्स किया हमारे इस काम को। तो ये जब टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो इसके स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मास, स्प्रिंग और डैम्पिंग। बाकी जो तीसरी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जब हमने सिस्टम को कोई फोर्स दी, इसका रिस्पांस मिला, तो उसकी वजह से हमारी फोर्स वाइब्रेशन आई। अब इसकी वाइब्रेशन के पैरामीटर्स क्या क्या हैं? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ये 3 हमने पहले भी देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं हम कि हम वाइब्रेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो टू वेरीफाई दैट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड डू नॉट एक्सीड द मटेरियल लिमिट्स, कि हम मटेरियल लिमिट्स को ये वेरीफाई करें कि मटेरियल लिमिट्स के फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड तो नहीं पास हो रही, कि हम जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे ये लाइक है कि हम कहते हैं वाइब्रेशन ना प्रोड्यूस हो इसके अंदर। हम मतलब हमने पहले से प्री डिफाइन करना होता है कि मटेरियल क्या है, और हमने एक्साइटेशन और रेजोनेंस देखनी होती है, एक्साइटेशन देखनी होती है मशीन्स के दूसरे पार्ट्स के, ना कि इसके अंदर रेजोनेंस क्या है, एक्साइटेशन क्या है। और हमने ये कोई भी सिस्टम है इसके अंदर पार्ट पड़ा हुआ है, हमने इसमें ये देखना होता है कि हम इसको जो वाइब्रेशन के सोर्सेज हैं, क्या हम उसमें डैम्पर लगाकर उसको डैम्प कर सकते हैं, मतलब कि जैसे पीक बढ़ रही होती है हम उसको क्या कम कर सकते हैं जैसे। तो हम क्या कहते हैं, और मशीन के ऊपर हम कंडीशनल मेंटेनेंस लगा सकते हैं, कोई भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं जिसकी बिना पर कहते हैं हमारे मशीन जो है वाइब्रेशन मेजर कर सकती है। कोई भी हम कोड लगा सकते हैं, कोई भी हम पार्ट लगा सकते हैं जो मेजर करें। बाकी हम कंप्यूटर के मॉडल्स बना सकते हैं, मैटलैब आ गया, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो मेजर कर सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस। वो हमें ग्राफ दे देगा कि इस मशीन के अंदर ये वाइब्रेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम वाइब्रेशन को क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कि मेजर कैसे कर सकते हैं। हम मेजरमेंट करेंगे और हम रिज़ल्ट को एनालाइज करेंगे। अब हम ये आगे जाके देखेंगे क्या क्या है।
अब हमारे अगले स्लाइड आती है टाइप्स ऑफ सिग्नल पर, कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो कितने कितने किस्म के हैं, हमने पहले देखा। अब हमारे पास सिग्नल मेनली दो तरह के होते हैं, स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी। अब स्टेशनरी के अंदर भी दो एग्जांपल टाइप्स आ जाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और एक रैंडम। ये डिटर्मिनिस्टिक वो होती है जिसके जो मीन एवरेज, मतलब कि स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो बराबर सही इक्वल हो, जबकि रैंडम के अंदर हमारे पास ये नहीं होता, हम रैंडम इक्वल नहीं होता। ये स्टेशनरी की यही होती है, क्योंकि इसके अंदर स्टेशनरी बन रही होती हैं पेक्स, मतलब कि इक्वल 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 बन रही होती हैं, मतलब बराबर बराबर बन रही होते हैं, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है इसके अंदर। बल्कि जबकि नॉन स्टेशनरी सिग्नल होते हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम इस लिहाज से होती हैं ये सिग्नल। उसकी दो भी टाइप्स होते हैं, कॉन्टीन्यूस और एक ट्रांसिएंट। कॉन्टीन्यूस में कॉन्टीन्यूस एक वेव चलती है, और देखेंगे जैसे एक टाइप भी लिखी हुई है इनकी पिक्चर्स के साथ। जबकि ट्रांसिएंट के अंदर हमने किसी भी मटेरियल पर कोई हैमर स्ट्राइक किया है तो वो थोड़े देर के लिए कहते हैं वेव प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद वो ख़त्म कर देगा, मतलब कि कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, एक लम्हे के लिए होगा हमारे पास वो, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। नॉन स्टेशनरी भी इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये मुस्तकिल नहीं होती। नॉन स्टेशनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि साकिन नहीं होती, मतलब कि मूव कर रही होती हैं। बाकी ये इसके टाइप्स देख लें, डिटर्मिनिस्टिक के गियर मैश हो रहे हैं कोई भी, और रैंडम के लिए देखें वाटर एक कहते हैं किसी अम्ब्रेला पर मुसलसल गिर रहा है, और ये कंटिन्यूस है, ये के लिए हम ये ड्रिल मशीन या जो भी है मशीन इसके वो देख सकते हैं। जबकि हैमर के लिए हम ये हैमर को हिट किया हमने किसी मटेरियल पर, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास इस तरह की होगी, ट्रांसिएंट। इसके अंदर टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में हमने ये दो चीज़ें देखी, स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी, और इसकी फर्दर टाइप्स देखी हमने आगे जाकर। और ये इसके अब हम आगे चलते हैं इससे। अब हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हमने देखे थे क्या होते हैं, और हम उसको ज़रा फर्दर देखते हैं। ये कोई भी बॉक्स है, इसके अंदर गियर्स मैश हो रहे हैं, और ये ए बी सी डी और ई गियर लगे हुए हैं इसके अंदर, तो इसकी वजह से एम्पलीट्यूड टाइम कर्व हमारे पास ऐसे बनेगी इसके अंदर वाइब्रेशन के अंदर, और इसकी वजह से ये टाइम एम्पलीट्यूड कर्व हमारे पास ये बनी, ठीक है। बल्कि जबकि हमारे पास जो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड टाइम कर्व थी, जबकि जो हमारे पास दूसरी कर्व है वो है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ पीक्स बनी है, ए बी सी डी ई पीक्स बनी है हमारे पास मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, जबकि उसके अंदर हमारे पास एक पैटर्न के साथ आ रही थी, जबकि इसके अंदर हमारे पास मुसलसल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन है ये, और वो दूसरी जो पिछली वाली है वो टाइम डोमेन है। तो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन से पता चल रहा है कि किस पॉइंट पर कितनी पीक्स बन रही हैं, कि ए गियर है इस पर क्या है, बी सी डी और ई पर हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। ये हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन इस लिहाज से मदद बहुत करती है हमें, कि वाइब्रेशंस के प्रोड्यूसिंग के क्या, जबकि एम्पलीट्यूड टाइम कब हमें सही बता नहीं रही होती, क्योंकि देखें आप देख सकते हैं बराबर है एक तरह से वो, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें सही सही बता रही होती है। इसके अंदर ये एक हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखकर हमने ये देखा कि डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। अब आगे अब हम कहते हैं एम्पलीट्यूड को, इसको इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर ही है सबके, जबकि उसके अंदर चेंज है। अब हम आगे चलते हैं और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स और हार्मोनिक्स देखते हैं। ये कोई भी अपने ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत पड़ा होगा, ये कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन होता है ये, इसके ना ये देखें ये सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं और दरमियान में आप देखें तो ये टूट भी रहा है, पहला वाला जो है कि पहला एक प्रोड्यूस हो रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा सिग्नल, फिर उसके बाद फिर टूट रहा है। तो जब हमने देखा तो फ्रीक्वेंसी ये टाइम डोमेन का है सिग्नल, कि हमने ये सिग्नल प्रोड्यूस किया। अगर हमारे पास सिग्नल इस तरह का हो तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन देखें तो दो होती हैं, एक एफ़ होती है और एक उसका डबल होती है फ्रीक्वेंसी। तो एक ये हमने ये सिग्नल ये फ्रीक्वेंसी और दूसरा उसका 2fs है। जबकि अगर हम दूसरी वाली टाइप देखें तो उसके ये जबकि उसके दूसरी टाइप देखें तो उसके अंदर सिग्नल टूट नहीं रहा, बिल्कुल कॉन्टीन्यूस चल रहा है सिग्नल। और फिर जब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन देखी तो वो भी एक ही लाइन दे रही है, मतलब कि एफ फ्रीक्वेंसी दे रही है, एक फ्रीक्वेंसी दे रही है हमारे पास, एक लाइन बन रही है उसकी और एक ही एम्पलीट्यूड है हमारे पास। जबकि अगर हम उसकी एम्पलीट्यूड ही कम कर दें, मतलब कि इसकी जो हाइट है वेव की वो कम कर दे तो हमारे पास 2fs होगी। ये याद रखने वाली बात है कि अगर हमारे पास वेव टूट रही हो, दो अलग अलग वेव्स हों, तो हमारे पास एक f होगी और एक 2fs होगी। अगर हमारे पास कहते हैं सिंगल वेव चल रही है कॉन्टीन्यूसली तो हमारे पास fs होगी, और अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड कम हो जाए तो हमारे पास 2fs होगा सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो होगा उसके। अब आगे चलते हैं, ये इसके मज़ीद ये बता देता हूँ कि ये
फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है और उसके डबल होता है इसके अंदर, मतलब कि एफ़ और टू एफ दोनों होते हैं, जबकि दूसरे वाले अगर कंटिन्यूस वेव चल रही है तो उसके लिए एक होता है, और जो एम्पलीट्यूड कम करता है जो टू एफ होता है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया हारमोनिक्स। ये कोई भी जनरेटर है उसके अंदर ऐसे स्केयर वेव बन रही है हमारे पास, स्केयर वेव, और ये हमारे पास डॉटेड फॉर्म में एक साइनोसाइडल वेव भी है, और इसमें छोटा और कर दिया और उसको और एम्पलीट्यूड कम करके दिखा दिया उन्होंने। तो हमारे पास जब हारमोनिक्स के अंदर जब ऐसे ही करके वेव प्रोड्यूस होंगी तो हम ये छोटे छोटे वेव बनी हुई है इसकी, ये बड़ी, ये उसको शो कर रही हैं साइनोसाइडल वेव को। अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर देखें तो एक हमारे पास एफ एस, 3fs, 5fs, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, 3 आ गई मतलब हमारे पास। मतलब कि अगर हमारे पास स्क्वायर वेव हो रेक्टेंगल फॉर्म में, ब्लॉक फॉर्म में, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होंगी 3 होंगी, एक fs, एक 3fs और एक 5fs। जबकि अगर हम कहते हैं अगर उसके डॉटेड फॉर्म में लाइन बनाए तो वो हमें जाहिर कर रहा है कि जो पिछली वेव थी, अगर हम उसको डिटर्मिनिस्टिक लिहाज से देखें तो वो साइनोसाइडल वेव थी। अब कहते हैं अगर हम सॉटूथ वेव देखें, इसे सॉटूथ वेव कहते हैं ट्रायंगल को, तो हमारे पास 5 तरह की आएंगी, एक fs, एक 2fs, 3fs, 4fs और 5fs फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी। तो हमने पहले वाले में देखा कि 3 थे, अब इसके अंदर देखा तो ये 5 आ गए, 2, 3, 4 और 5 फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास सॉटूथ की फॉर्म में। ये टाइम डोमेन था पिछला जो स्क्वायर और ट्रायंगल था, जबकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास दूसरे डायग्राम है ना, जो दूसरे कॉलम के अंदर है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आती है। और ये हम जनरेटर के एग्जांपल को देख रहे हैं इसके लिए। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं रैंडम सिग्नल। ये कोई भी रैंडम सिग्नल है, हमने पहले देखा था कि इसकी कोई मीन वगैरह वैल्यू होती नहीं है, मतलब कि मीन होती है लेकिन हमारे पास इक्वल नहीं होती। देखें किस तरह से ये हार्ट बीट की तरह सिग्नल्स होते हैं इसके। और जब हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन के देखा था तो स्ट्रेट लाइन और ये डाउन जाते कर्व इसकी, ये छोटे छोटे इसके ना एम्पलीट्यूड्स होते हैं जो कहते हैं डाउन की तरफ जाकर एक दिन आखिर ज़ीरो हो जाते हैं। जबकि टाइम डोमेन के अंदर हमारे पास एक पूरी हार्ट बीट की फॉर्म में होती है, क्योंकि हमने डायग्राम से भी देख सकते हैं कि हम कहते हैं कोई अम्ब्रेला पर गिर रहे हैं ड्रॉपलेट्स। अब आगे चलते हैं। हमारे पास आते हैं इम्पैक्ट इम्पल्स शॉक सिग्नल्स। ये इम्पैक्ट इम्पल्स का मतलब होता है कि अचानक से कोई फोर्स आ जाएगी, कोई भी रॉकेट लॉन्च हो रहा है इसके अंदर से, और ये एक और एग्जांपल है कि टाइम एक पीक गई और फिर ज़ीरो हो गई। ये इम्पल्स मतलब कि एक छोटे टाइम के लिए, मतलब कि एक लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब कि नैनो सेकंड्स के लिए टाइम के लिए ज़ाहिर है। और ये फ्रीक्वेंसी इसकी कर्व है जो हमने पहले देखी थी, उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा थी लेकिन इसके अंदर कम है, और इसके अंदर छोटे छोटे सिग्नल है बिल्कुल। तो हमने ये देखा इसके अंदर कि शॉक सिग्नल्स मतलब कि छोटे टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए सिग्नल्स हमारे पास क्या क्या हैं, ये हमने इसको डिस्कस किया। और टाइम के लिए हमने देखा एक बड़ी पीक बनी और फिर छोटे जाकर ज़ीरो हो गई, जबकि इसके अंदर भी हमने फ्रीक्वेंसी का हमारे पास चेंज होता है मॉडल। अब हम आगे जाकर देखते हैं। अच्छा, अगर हमने कोई टाइम सिग्नल है उसका मैयर करना है, क्या कौन कौन से हमारे पास पैरामीटर्स होंगे। हमारे पास एक पीक होगा, एक पीक टू पीक होगा, एक एवरेज होगी, एक आरएमएस होगी, क्रेस्ट फैक्टर, पीरियोडिसिटी और ड्यूरेशन। ये हमारे पास सारे करैक्टर्स हैं जो हम कहते हैं देखेंगे इसके अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम कहते हैं एवरेज देखेंगे, आरएमएस देखेंगे, क्रेस्ट फैक्टर, पीरियोडिसिटी और ड्यूरेशन देखेंगे। हम इसके आगे जाके देखते हैं हम। अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये एक कर्व है, इसके अंदर सारी हमारे पास एक्सप्लेन की गई है। ये अगर हम टॉप की हाइट क्रेस्ट से ट्रफ तक देखें तो हमारे पास वो पीक टू पीक होती है। ये कोई भी पॉइंट है इसके लेकर इधर तक की पीक टू पीक, अगर हम कहते हैं एक साइड से लें तो वो पीक होती है, और अगर हम क्या कहते हैं उसका हाफ करके लें तो वो आरएमएस, और अगर हम उसका हाफ का स्क्वायर रूट लें तो वो आरएमएस, और क्या कहते हैं एवरेज आधा लें तो एवरेज। और हमारे पास फार्मूला ये हमारे पास गिवन है कि रूट मीन स्क्वायर वाला है हमारे पास, ये एक आरएमएस और क्रेस्ट फैक्टर की मैं पीक ओवर आरएमएस कर दूँ तो क्रेस्ट फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम कहते हैं दो कर्व के दरमियान देखें तो वो टी होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास टाइम सिग्नल डिस्क्रिप्टर्स आ गए। ये हमारे पास रैंडम सिग्नल आ गया। पहले हमने देखा था डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल जिसके ना बराबर बराबर हो, मतलब कि वो सिग्नल पीक फॉर्म में थे। अब इसमें देखें, अगर रैंडम सिग्नल देखें तो इसकी भी वही बात है कि हमने टॉप को डाउनवर्ड से देखा तो पीक टू पीक, अगर हमने एक साइड से लिया तो पीक, और अगर हमने रूट में के लिया तो उसके फॉर्मूले भी उस लिहाज से चेंज होते हैं। इसके नज़र हम कहते हैं इंटीग्रेशन लगाते हैं।
अगर हम अब दूसरी बारी लीनियर वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन की, ये कोई भी कार है, ये 35 माइल्स की स्पीड से चल रही है। स्पीड होती माइल्स के अंदर है, किलोमीटर के अंदर, मीटर के अंदर, तो उसकी कर्व हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में और टाइम फॉर्म में बनेगी। और हम उसकी जो हाइट होगी हाफ वो डिस्प्लेसमेंट होगी, और हम वेलोसिटी की बात करें तो वो 65 माइल पर आवर है, डिवाइड कर दी हमने टाइम से। इसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया था। डिस्प्लेसमेंट वाले बारे में कि कार के स्पीड से कार की कितने डिस्टेंस पर जाना चाहती है। जो कार की लिमिट है स्पीड की, वो हमने देखा कि ये कर पा नहीं, उसका हाफ जो होगा वेलोसिटी। और हम एक्सलेशन को देखें, मतलब मज़ीद हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आ जाएगी वो एक्सलेशन आ जाएगी। और उसके जो हाफ कब होगी वो एक्सलेशन होगी हमारे पास, वो टाइम डोमेन में हमने देख लिया उसको। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास ये आ गया कि हम कहते हैं इनको डिस्प्लेसमेंट को एक्सलेशन से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, ये डिस्प्लेसमेंट की कर्व थी, हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। तो हमारे पास ये कर्व है जो डी है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी डी है, हम उसका डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे वेलोसिटी आ जाएगा। अगर हम वेलोसिटी का मज़ीद डेरिवेटिव ले लें या फिर हम डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास एक्सलेशन आ जाएगा। इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को एक्सलेशन में कन्वर्ट करके। सिंपल मैथमेटिक्स से हम डेरिवेटिव के असूलों को अपना करना यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। आगे जाकर अब हमारे पास उलट केस आ गया कि हम एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट में कैसे कन्वर्ट करें। अब इसका मेथड हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि कोई भी एक्सेलरेशन है, इसकी कर्व दिखा दी उसने कि अगर हम उसका इंटीग्रेशन ले लें एक दफ़ा तो हमारे पास वो वेलोसिटी आ जाएगी, और उसकी इक्वेशन ये हमारे पास गिवन है। और अगर हम उसका मज़ीद डेरिवेटिव ले लें या फिर हम एक्सेलरेशन का डबल डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सॉरी, जिस तरह से ये शो है कि हमने डबल इंटीग्रेट किया और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की कर्व आ गई। उसकी डायरेक्शन भी देख लें उलट हो रही है इसमें, पहले और थी, फिर उसके बाद कौन साइन वेव बन गई, फिर उसके बाद साइन वेव बनी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास कन्वर्जन यूजिंग अ नोमोग्राम। अब ये नोमोग्राम क्या होता है? ये कोई भी ग्राफ होता है, इसके अंदर ना एक तरफ वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है और एक्सेलरेशन होता है। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं कि वेलोसिटी ये थी तो दूसरे पॉइंट पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या थी। मतलब कि हम उस पॉइंट को फॉलो करेंगे, ये कोई भी पॉइंट है इसके ऊपर हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या एक्सेलरेशन क्या, हम वो पॉइंट तक जाएंगे। वहाँ पर जाकर हम ये जो बेंडिंग का इंक्लाइंड कर्व है इस पर जाकर हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसके रिलेटिव वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट क्या है। मतलब कि ये कर्व बहुत ही कहते हैं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम क्या कहते हैं बड़े आसानी से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये ग्राफ में शो होता है। अब आगे चलते हैं, ये ज़रा इसको मज़ीद बेहतर करके दिखाया गया। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं वाइब्रेशन सिग्नल के यूनिट्स। अब हमारे पास इनके यूनिट्स क्या होते हैं? एक्सेलरेशन का अगर हम देखें तो एसआई के अंदर हमारे पास मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है हमारे पास, ए से डिनोट करते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। इनके यूनिट्स क्या हैं? इसका अगर हम यूनिट देखें तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास जो यूएस के अंदर आ जाता है यूनिट वो आ जाता है हमारे पास फीट पर सेकंड वगैरह के अंदर। अच्छा, मेजरमेंट आगे जाकर हम देखते हैं मेजरमेंट चेन। मेजरमेंट चेन के अंदर कोई ट्रांसड्यूसर आता है, ये कोई मेजर करता है हमारे सिग्नल्स को। फिर ये इसके अंदर सिग्नल मेजर होते हैं हमारे पास, कोई भी वाइब्रेशन मेजर करता है वो, और उसके अंदर प्रीएम्पलीफाई होता है कि एम्पलीफाई कर देता है वो उस सिग्नल्स को। मतलब कि सिग्नल पहले छोटे से एम्पलीफिकेशन थी, उसके बाद उसने इंक्रीज़ कर दी, मतलब कि एम्पलीफाई कर दिया उसको ये। और उसके बाद फ़िल्टर लगे होते हैं कि हम कहते हैं वेव के अंदर अगर हमारे पास कोई शार्पनेस है तो हम उसको कम करते हैं, उसको एम्पलीफाई मतलब कि फ़िल्टर करते हैं। और डिटेक्टर वो एवरेजर करता है कि मतलब कि उसका मीन स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी वो क्या होती है, और फिर एंड में आकर हमारे पास एक वेव आ जाती है जो हमें हमारे वाइब्रेशन को एनालाइज करने में मदद करती है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आगे जाकर आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गार्बेज इन गार्बेज आउट। के हमने कोई भी वेव, ये पिछले वाले को डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास कोई भी इनपुट दी तो उसकी वजह से हमारे पास टीवी पर एक आउटपुट शो हो रहा है कि हमने वहाँ पर ये एक वो जिंगल है एक तरह से कि हम कहते हैं याद कर सके कि वेव के अंदर कैसे याद कर, वेव के क्या क्या सोर्सेज वगैरह। अब आगे देखते हैं हमारे पास इस स्लाइड का हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन का। इस स्लाइड के अंदर हमने ये सीखा है कि हमने वाइब्रेशन की फंडामेंटल नेचर क्या होती है, मैकेनिकल पैरामीटर्स होते क्या हैं, सिग्नल्स की टाइप क्या क्या होती है। हमने दो तरह के सिग्नल देखे थे, उसकी फर्दर टाइप देखी थी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास।
उनके रिलेशन देखे हमने हमने उनके यूनिट्स देखे, और एंड में जाकर हमने मेजरमेंट चेन की इंपॉर्टेंस देखी, उसकी हमने गार्बेज इन गार्बेज आउट का देखा, हमने नोमोग्राम देखा था कि हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर किया। आगे चलते हैं और हमारा दूसरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, वो है मैटलैब की मदद से हम इंट्रोडक्शन देखें वाइब्रेशन का, कि हम मैटलैब के अंदर इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कि मैटलैब के अंदर वाइब्रेशन का। अब हमारे पास जो पहला सिस्टम आता है वो आता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मास उसके अंदर होता है और डैम्पर होता है, मतलब कि इसके अंदर सॉरी डैम्पर नहीं होता, स्प्रिंग होता है, उसके अंदर हम डैम्पर नहीं लगाते, मतलब कि अनडैम्प्ड सिस्टम है वो, कोई डैम्पिंग नहीं है उसके अंदर। तो हमने जब उसका फार्मूला डिराइव करके इक्वेशन बनाई, हमने मॉडल किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग की उसकी, तो हमारे पास एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई। हमने पहले देखा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब होती है जब हमारे पास डैम्पर ना हो, तो हमने डैम्पर नहीं था हमारे पास, हमने इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास एंगल और डिस्टेंस का इक्वेशन, और हमारे पास वेलोसिटी की भी आ सकती है, अगर हम उसका डेरिवेटिव लें, उसका डबल डेरिवेटिव लें तो हमारे पास एक्सलेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसे मैटलैब कोड बनाया। इस मैटलैब को कोड बनाया कैसे हमने, हमारे पास ये क्वेश्चन हमने पुट की, हमने मैटलैब के अंदर हमें बखूबी पता होगा कि हमने ये मैटलैब को यूज़ कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे डालते हैं। हमने उसके अंदर इक्वेशन डाली और उसे डिफाइन कर दी ओमेगा एन, हमने पुट कर दिया, हमने उसके अंदर इनपुट वाली कमांड लगाई और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, और जिसकी वजह से मैटलैब ने हमें वो सॉल्व करके दिखा दिया। एंगल के लिए हम डिग्रीज़ में कर देंगे उसको, फंक्शन को टेन इन्वर्स करके, A10 वाली कमांड होती है। आगे जाकर हमने मैटलैब कोड अभी भी चल रहा है, ये कोड अभी चल रहा है, ये हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 3 है हमारे पास, और इनिशियल वेलोसिटी 2 है। तो हमारे पास कर्व देखें, तो पहले हमारे पास कर्व ये आ रही है, मतलब कि इसके ना फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए एम्पलीट्यूड वैसे कि वैसे, ये देखें इसके अंदर रिस्पॉन्सेज हमारे पास एक पॉइंट पर ये हैं, दूसरे पॉइंट पर ये हैं, मतलब कि हमने मैटलैब को जब क्या कहते हैं कमांड रन की, प्लॉट वाली हम कमांड लगाते हैं, इसके अंदर जब हमने कमांड रन की तो हमारे पास ये वेव्स आई, जबकि दूसरे बारे में ये आए, और जब एंड में जाकर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जाकर कम हो गई। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स कम हो गई। तो हमने ये वेव्स को मेजर किया, हमने देखा कि इसके अंदर पहली बारी में हमारे पास ऐसे आ रहा था, मतलब कि हमने कमांड्स लगाई कोई, और ये देखा कि इसके पॉइंट पर क्या है। अब हम आगे जाकर इसको मज़ीद देखेंगे, इसके अंदर डैम्पर लगा के देखेंगे हम कि क्या क्या हमारे पास आ सकता है इसके अंदर। ये अभी इसको एक्सप्लेन और करता हूँ कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही थी, एम्पलीट्यूड वैसे का वैसे ही है सबके अंदर, लेकिन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है। मतलब कि पहली बारी में देखें हमने डैम्पर लगाया नहीं लगाया, तो फिर डैम्पर का भी बात वैसे नहीं हो रही, इसके अंदर बात हो रही है बिना डैम्पर के। तो हमारे पास पीक सबकी एक जैसे, अगर डैम्पर लगाते तो पीक कम हो जाती है हमारे पास, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है इसके अंदर। मतलब कि अगर इसके ना हम नंबर ऑफ डिग्रीज देखें, मतलब कि हर डिग्री पर देखें कोई भी, कि 0 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, कि हमारे पास क्या क्या आ रही है। के की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट कर दें तो क्या आ रही है, के की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर दें डिक्रीज़ कर दें तो हमारे पास कैसी कैसी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी का क्या असर है इसके ऊपर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या असर है इसके अंदर। हमने जब इसको सबको मेजर किया और इसे इनकॉर्पोरेट किया इसके अंदर मैटलैब के अंदर, और इसे प्लॉट किया, तो हमारे पास एक स्पेशल किस्म की कर्व आई। तो हमने इसकी वजह से ये देख लिया कि हमारे पास इसका असर क्या है, इस फ्रीक्वेंसी का, इस फ्रीक्वेंसी का हमारे पास मैटलैब से क्या असर है, हमारे पास क्या कहते हैं वेलोसिटी का क्या असर है, हमारे पास एम्पलीट्यूड का क्या असर है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का, कर्व का। देखें जिस तरह से ये कर्व बहुत छोटी छोटी आ रही हैं कर्व। अब हमने नेक्स्ट स्लाइड पर देखा, अगर हमने इसके अंदर डैम्पर ऐड कर दिया, हमने जिस तरह डैम्पर ऐड कर दिया, पिछली वाली में के अंदर डैम्पर नहीं था, सिर्फ स्प्रिंग था, स्टिफनेस मतलब, उसके नाम हमने जब किया तो उसके लिहाज से हमारे पास एक नया कोफिशिएंट आता है इसके अंदर, वो होता है ज़ीटा। ज़ीटा को जब हमने इक्वेशन बनाई इसकी, हमने पढ़ी हुई ओमेगा एन की होती है 1 - √1 - ज़ीटा, सॉरी ओमेगा एन होती है √1 - ज़ीटा स्क्वायर की इक्वेशन होती है। उसके अंदर जब हमने इक्वेशन बनाई और पुट किया तो ज़ीटा एन की हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला आ गया। हमने उसको इसके अंदर देखा, उसके भी फ़र्ज़ किसी जाते हैं कि अगर हमारे पास ज़ीटा की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, ज़ीटा की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 1 आ जाए, ज़ीटा की वैल्यू 1 आ जाए, ज़ीटा की वैल्यू 0 आ जाए, तो हमारे पास क्या क्या असर होगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, हमने इसके अंदर इंकॉर्पोरेट किया तो हमारे पास एंगल आ गया, डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई हमारे पास, और हमारे पास एक स्पेसिफिक तौर पर फार्मूला आ गया जिसे हम आगे जाकर मैटलैब के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से ये फार्मूला डाटा बना हुआ है।
हमने इसके अंदर डाली है सारे इक्वेशन, और इसके अंदर इनपुट्स दिया। हमने इसके अंदर जो जो वो मांग रहा था इक्वेशन, हमने वो दी। हमने इक्वेशन खुद पुट की, हमने वो वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये शो हो रहा है कि कर्व कैसी आ रही है हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास कर्व्स आ गए कि हमारे पास अगर डैम्पर क्या कहते हैं, बिल्कुल ही क्या कहते हैं ज़्यादा डैम्पर हम क्या कहते हैं ऐड करते हैं थोड़े से वैल्यू के साथ, तो हमारे पास कर्व थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन जब हमने ज़्यादा डैम्पर की वैल्यू इंक्रीज़ की तो हमारे पास एम्पलीट्यूड और कम हो गई। और जब हमने डैम्पर की वैल्यू बिल्कुल पीक पर ले गए तो हमारे पास जो कर्व आ गए वो बिल्कुल स्ट्रेट आ गए। मतलब कि डैम्पर की वजह से हम किसी भी सिस्टम को स्टेडी स्टेट तक ला सकते हैं, उसके ना कोई रिपल्स ना हो, उसके कोई एम्पलीट्यूड ना हो, हम कर्व्स को बिल्कुल ज़ीरो करके हम ला सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ के अंदर ऐसा होता नहीं है, हमें कुछ ना कुछ रिपल ज़रूर मिलते हैं उसके अंदर। उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम आगे जाकर काम करते हैं। कोई भी फोर्स को इनबैलेंस के, जैसे हमने पीछे देखा था कि हम वाइब्रेशन को मैयर और से रेक्टिफाई कैसे करते हैं, ख़त्म कैसे करते हैं, उसके अंदर रिपल्स को कैसे ख़त्म करते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वास्ते का था। अब अगर हम इसको देखें, इसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है शुरू शुरू में इसके अंदर वेव्स आ रही हैं, एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट और कहते हैं फ्रीक्वेंसी की तादाद भी कम हो रही है। अब आगे जाकर देखें हम, अगर हमारे पास सिस्टम ओवर डैम्ड हो, पिछली बात हो रही थी अंडर डैम्ड की, अगर हमारे पास सिस्टम जीटा एन ग्रेटर देन 1 हो जाए, जीटा ग्रेटर देन 1 हो जाए, उसकी क्वेश्चन हम देखेंगे कि आगे जाकर हमारे पास जो वो है जो हमारे पास कर्व है वो किस तरह से साइनोसॉइडली बिहेव करेगी, हमारे पास जो डैम्पर है वो कैसे असर करेगा इसके ऊपर, हमारे पास जो इक्वेशन है उसका क्या असर होगा इसके ऊपर, हम वो आगे जाकर देखेंगे। बहरहाल इक्वेशन तो वैसे की वैसी है बस। अब हमने इसके अंदर देखा इसका रेशियो तो हमारे पास बिल्कुल मुख्तलिफ मिला। देखें ये कर्व है, ये साइनोसॉइडली बिहेव नहीं कर रही, ये हमारे पास एक तरह से डाउनवर्ड जा रही है, डाउन स्लोप जा रही है, जैसे स्लाइड होती है ना वैसे ही जा रही है ये कर्व। इस तरह से अगर डैम्पर हमने डैम्पिंग हमारे पास रेशियो थी उसको हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया, हमारे पास वेलोसिटी थी उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास असर ऐसा आ रहा है। हमने मैटलैब कोड की मदद से उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, इनपुट की हमने और हमने उसके अंदर डाटा इनकॉर्पोरेट किया जो हमारे पास था, हमने उसको पुट किया और हमारे पास एक स्पेसिफिक जवाब आ गया। अगर हम डैम्पर क्या कहते हैं, अगर हम देखें कि हम अगर जीटा की वैल्यू 0 कर दें तो वो हमारे पास सिस्टम अनडैम्प्ड होगा, और वो हमारे पास कौन सा सिस्टम बन जाएगा जो जिसके अंदर डैम्पर ना हो, मतलब कि जो सिस्टम है वो अनडैम्प ना होने के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो वही लगेगी सेकंड ऑर्डर वो डैम्पिंग वाली, उसके अंदर जीटा तो आएगा लेकिन उसके अंदर जीटा होगा, लेकिन जब हम उससे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन उसी लिहाज से चेंज हो जाएंगी। जिस तरह से ये इक्वेशन है ये इसके अंदर चेंज हो रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिर भी इनकॉर्पोरेट हो रही है इसके अंदर, कॉस थीटा है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा, जो उसके बाद मैटलैब कोड ये आ गया, ये हमने उसके अंदर इनपुट्स दी और जो हमारे पास कर्व बनी वो इस तरह की बनी। जिस तरह रैंडम हमने सिग्नल देखा था उस तरह का सिग्नल बन रहा है। तो जिस तरह से हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह थिकनेस जो है ना वेव की वो बढ़ती जा रही है, मतलब कि बहुत सारे जो फ्रीक्वेंसी है एक तरह से कह सकते हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। और उसकी वजह से जो है ना मास ये असल में मूव कर रहा है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो मास होता है वो अपनी ओरिजिनल हालत से वो आगे पीछे हो रहा होता है। तो इसकी वजह से जैसे ही आगे पीछे हो रहा था तो वेव उससे लिहाज से मूव कर रही है। रैंडम सिग्नल हमारे पास आया इसके अंदर, पहले हमने देखा था हमारे पास कभी स्लाइड आ रही थी कभी साइनोसॉइडल बिहेव किया रहा था, लेकिन इसके अंदर हम देखें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर ये एक दफ़ा आएगा, ये इसकी एम्पलीट्यूड है वो सही हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, मतलब कि रैंडम सिग्नल नहीं रहेगा, डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। और कहते हैं इसका जो दूसरी बारी में ये होगा, और जैसे हम इसे इंक्रीज़ करते जाएंगे टाइम के साथ ये हमारे पास डिफरेंट कर्व शो करेगा। जिस तरह से ये जो सेकंड डायग्राम है डिटर्मिनिस्टिक है, पहली डायग्राम रैंडम है और तीसरी डायग्राम तकरीबन हमारे पास जो तकरीबन जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल हालत में स्टेबल में नहीं, मतलब कि हमारे पास अच्छी सिस्टम दिखाई दे रहा है, मतलब कि बराबर है, मीन वगैरह इसके सब बराबर है। हमारे पास एक आइडियल सिस्टम आ गया ये एक तरह से। हमारे पास रिपल जो थी वो रिपल्स थी जो कम हो गई, और हमारे पास एक कंटिन्यूस सिस्टम बन गया जो कि इस तरह के सिस्टम को जो झटके वगैरह दे रहा है, ऊपर कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि एक हालत में नहीं चल रहा, तो हमारे पास सिग्नल वो इम्प्रूव हो रहा है।
तो इस मैटलैब की वजह से हमने ये सिग्नल्स देखे कि अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर कैसे होते हैं। हमने इसको मेजर किया और हमने इसके अंदर कैलकुलेशंस की और हमने इसके अंदर काफ़ी सिग्नल्स को देखा हमने। और मैटलैब कोड की वजह से हमने एक एंड में जाकर प्लॉट की कमांड लगाई और उसकी वजह से हमने आखिर में आकर वो फाइंड कर लिया जो हमें चाहिए था। और ये आगे जाकर ये मज़ीद हमने बेहतर करने के लिए एग्जांपल दे दिया कि अच्छा, अब हमारे पास ये जैसे डिस्प्लेसमेंट कर्व हो रहा था तो ये डैम्प सिस्टम नहीं था, मतलब कि अनडैम्प्ड सिस्टम था। जीटा हमारे पास ज़ीरो वैल्यू थी, डैम्प सिस्टम था, लेकिन उस डैम्पर का कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब जीटा इक्वल टू ज़ीरो था और जो मास हो रहा था वो मूव कर रहा था। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारे पास कर्व थी, उसी लिहाज से इंक्रीज़ हो रही है दोनों तरफ से ट्राइंगुलर फॉर्म में। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व है। और ये हार्मोनिक्स के लिहाज से, मतलब कि हार्मोनिक हमने जो पहले पढ़ा था उस लिहाज से कर्व देखे तो इस तरह की बनती है हमारे पास कि ज़ीरो से शुरू होती है बिल्कुल और फिर एंड में जाते जाते इंक्रीज़ होती है और एक ऐसी कर्व बन जाती है कि ट्रायंगुलर फॉर्म में हम कहते हैं। अगर ओवरऑल उसका एरिया देखें तो वो ट्रायंगुलर बन रहा होता है कि मतलब कि ज़ीरो से हुई, उसके अंदर क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता गया और एंड में आकर मैक्सिमम हालत में अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आकर हो गया। हमने हार्मोनिक्स में पढ़ा यही था कि हार्मोनिक होती क्या असल में, कि जो हमारे पास कोई भी बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, कोई भी ऑसिलेशन कर रही हो, उसके अंदर कि वह मीन हालत में आ जाए तो वो हार्मोनिक्स है। अब ये दूसरा सिग्नल है, ये इस तरह से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अंदर बॉक्स की एग्जांपल दिया है इसने, इसके अंदर टाइम है हमारे पास, एग्जांपल है एग्जांपल नहीं, इसके अंदर हमारे पास टाइम और डिस्प्लेसमेंट है और हमारे पास हार्मोनिक की एग्जांपल थी हमारे पास, तो वो इस तरह की थी हमारे पास कि इंक्रीज होते हुए ट्रायंगल बना रही थी। जबकि दूसरी एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये एक तरह से ओवल या डायमंड शेप बना रही है और वो भी 3 से 4 बना रहे हैं, वो उसमें एक ही थी और हमारे पास एक ही ट्रायंगल बना था। मैटलैब का कोड हमने ऐड कर दिया, इसके अंदर वैल्यूज हमें दे दी जो हमें इनपुट्स थी और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर हमने वो हमारे जो ग्राफ था वो बन गया, हमने वो मैटलैब की प्लॉट कमांड की वजह से फाइंड कर लिया। ये हम फंक्शन का वैल्यू देकर इफ एल्स की कमांड देकर ये भी फाइंड कर सकते हैं कि मैटलैब का हमारे वाइब्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम इसके सिग्नल्स को हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक जो हम अपने हाथ से नहीं बना सकते वो हम मैटलैब कोड की वजह से फाइंड कर सकते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कहते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्रेजेंटेशन मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रति मैं उस्मान अहमद अब आपसे जाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।